एंड ट्रस्ट मी ये जर्नी बहुत 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 ब्यूटीफुल होने वाली है। अब देखो, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, मैं किस तरह से आपको पढ़ाऊंगी, कौन सी बुक्स यूज करूंगी, यहाँ पर जितने भी मैं नोट्स यूज करी हूँ ये नोट्स आपको कहाँ अवेलेबल होंगे, सो डेट आगे चल के किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि मैं आपको किस तरह से पढ़ाऊंगी। तो इस चैनल पर आपको मिलेंगे सारे चैप्टर्स के डिटेल लेक्चर्स, वन शॉट लेक्चर्स। देखो, डिटेल से मेरा मतलब है इन लेक्चर्स के अंदर आई विल मेक श्योर आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर हो, साथ में आपकी रेफरेंस बुक भी कवर हो, सो दैट आपको अलग अलग इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पर सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, कोई टॉपिक स्किप नहीं करने वाले हैं, सारे टॉपिक्स मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, कोई ट्यूशन वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं है। और वन शॉट लेक्चर है यार, एक वीडियो देखो शुरू से लेके एंड तक, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत नहीं है, कोई रेफरेंस बुक रीड करने की जरूरत नहीं है, बस पीछे वाले क्वेश्चंस कर लेना, काम बन जाएगा। अब दूसरी बात आती है नोट्स कहाँ मिलेंगे आपको। तो नोट्स के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है NY क्लासेस बाय नेहा जांगिड। तो नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है मैं चैनल पर आपको दे दिया करूंगी। अब तीसरी बात, मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करती हूँ। देखो, यहाँ पर मैं अपना बेस्ट दूंगी, मैं मेरा 100% दूंगी, और मैं सेम आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि जब मैं जो चैप्टर आपको पढ़ा रही हूँ आप साथ साथ में पढ़ते चलो, सो डेट बाद में किसी तरह का कोई लोड ना हो, और हम लोगों के बीच में एक प्रॉपर टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए कि मैं अगर आपको होमवर्क क्वेश्चंस दे रही हूँ तो आई वांट आप उन क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट्स में करो। हम लोगों के बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन, एक प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए कि आप लोग अपने सजेशंस दो, अपना फीडबैक दो, बताओ मुझे सेशन कैसा था और क्या आपकी डिमांड है। तो एक प्रॉपर कनेक्शन हम लोगों के बीच में होना चाहिए। तो देखो, अब बात करते हैं आज हम क्या करेंगे। आज हम लोग कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन। आपकी इको की दो बुक्स है, एक बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी बुक है इंडियन इको। तो मैक्रो का चैप्टर नंबर 1 करेंगे इंट्रोडक्शन। अब देखो, सबसे पहले अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, आपकी यूनिट 1 कौन सी है? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। आपकी जो यूनिट 1 है मतलब वो है आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन और चैप्टर नंबर 2 है आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और मैं साथ में एक रेफरेंस बुक यूज कर रही हूँ TR जैन। तो अगर मैं TR जैन की बात करूं तो जो आपकी यूनिट 1 है वो यूनिट 1 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। चैप्टर नंबर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 2 है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 3 है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, और चैप्टर नंबर 4 है हमारा कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो देखो, यहाँ पर मैं चैप्टर्स को ब्रेक डाउन तो TR जैन बुक के अकॉर्डिंग करूंगी, बट आई विल मेक श्योर कि मैं एनसीईआरटी का भी पूरा कंटेंट कवर करूं और TR जैन का भी पूरा कंटेंट कवर करूं। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे इंट्रोडक्शन। अब देखो, एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन, उसका मतलब है TR जैन बुक का चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों मिला के, और एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जो है वो है TR जैन बुक का चैप्टर नंबर 3 और 4। तो आज हम ये वाला चैप्टर नंबर 1 करेंगे इंट्रोडक्शन। शुरू करें। देखो, बुक का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इंट्रोडक्शन मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे इमर्ज हुआ, ये सब्जेक्ट कैसे बना, इसका क्या स्कोप है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सारी बातें, सारे MCQ सब कुछ करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स समझने से पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं और बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स क्या है? देखो, इकोनॉमिक्स क्या है, अगर हम रिसोर्सेज की बात करें, रिसोर्सेज मतलब कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है। फॉर एग्जांपल, मेरा ये जो सामने लैपटॉप रखा है ये मेरे लिए क्या है? रिसोर्स है। ये बुक रिसोर्स है, ये पेन रिसोर्स है, क्योंकि ये सारी चीजें मेरी वांट्स को सेटिस्फाई कर रही हैं, इनसे मैं काम कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूँ मनी, तो मनी तो सबसे बड़ा रिसोर्स है यार, मनी हमारी सारी वांट्स को सेटिस्फाई करता है, तो मनी क्या है? एक रिसोर्स है। बट आपको पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज की कमी होती है, और इसी कमी को इकोनॉमिक्स में बोला जाता है। रिसोर्सेज कैसे होते हैं? स्केर्स होते हैं, इनकी स्केर्सिटी
स्केर्सिटी होती है, कमी होती है। और वही जो इंसान की वांट्स है, वो वांट्स तो कैसी हैं, अनलिमिटेड है। हमारी वांट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अंबानी जी की भी बात करूं तो जो उनका भी मनी है, वो मनी उनके लिए क्या है, स्केर्स है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। वही उनकी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, तभी तो नया नया बिजनेस करते रहते हैं। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज की क्या होती है, स्केर्सिटी होती है। अगर आपकी जेब में भी 1000 रुपए है, डेट 1000 रुपए इज योर रिसोर्स, बट उस 1000 रुपए से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आपकी वांट्स अनलिमिटेड हैं। उन 1000 रुपए से आप अपनी बाइक या एक्टिवा में पेट्रोल डलवा सकते हो, कैंटीन में बैठ के खाना खा सकते हो, फ्रेंड्स के साथ में पार्टी कर सकते हो, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को डेट पर लेकर जा सकते हो, अपने लिए ड्रेस खरीद सकते हो। तो 1000 रुपए इज लिमिटेड, बट 1000 रुपए के जो यूजेस हैं वो कैसे हैं, अनलिमिटेड है। अब ऐसे में एक ह्यूमन बीइंग कैसे बिहेव करे कि वो इन 1000 रुपए को जब स्पेंड कर रहा है, वो जब इन रिसोर्सेज को स्पेंड कर रहा है, तो उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। और इसी पूरे सब्जेक्ट मैटर को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। देखो अगर मैं बात करूं, अगर इसी इकोनॉमिक्स को हम छोटे से लेवल पर पढ़ते हैं तो उसे बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमने क्लास 11th में पढ़ी। और जब इसी इकोनॉमिक्स को हम एक बड़े लेवल पर पढ़ते हैं, पूरी कंट्री के लेवल पर पढ़ते हैं, तो उसे बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो देखो अगर आप एक इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूं, अगर आप एक इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, मार्केट में आप भी कंज्यूमर हो, मैं भी कंज्यूमर हूं, हम हमारे जो मनी है उसे कैसे स्पेंड करते हैं कि इस मनी को स्पेंड करके हमें क्या मिलना चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। हम 1000 रुपए को ऐसे स्पेंड करेंगे कि उसे स्पेंड करके हमें क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो इंडिविजुअल लेवल पर, माइक्रो लेवल पर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर क्या चाहता है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। अगर आप एक प्रोड्यूसर हो, आप गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आप देखोगे यार मैं मेरे पैसे को कहां खर्च करूं, मैं कौन से गुड्स और सर्विसेज बनाऊं कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। प्रोड्यूसर प्रॉफिट के बारे में सोचता है और पूरी की पूरी सोसाइटी चाहती है कि सोसाइटी का भला हो, सोशल वेलफेयर हो, सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। वैसे ही जब हम पूरी कंट्री के लेवल पर पढ़ते हैं कि कंट्री के पैसे को कैसे यूज करा जाए, कंट्री के अंदर जो कोल है, जो पेट्रोल है, वो भी रिसोर्स है, उसे कैसे यूज करें, कंट्री के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सीए हैं, जो भी लोग हैं, वो किस तरह से उन्हें यूज करा जाए कि कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा फायदा होना चाहिए। तो जब हम इन्हीं सब चीजों को एक बड़े लेवल पर पढ़ते हैं, उसे बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम इकोनॉमिक इश्यूज को ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बोला जाता है। देखो इकोनॉमिक इशू या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि हमारे रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड हैं, बट हमारी वांट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड हैं। तो हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, हम डिसीजन लेंगे कि इन रिसोर्सेज को कैसे यूज करें कि कंट्री के अंदर पावर्टी, गरीबी कम से कम हो, कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कम से कम हो, कंट्री के अंदर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो, कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, महंगाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हमारी कंट्री कैसे ग्रो करे, कैसे हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो। तो इन इकोनॉमिक इश्यूज, इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, कि रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है, उन स्केर्स रिसोर्सेज को कैसे यूज करें कि एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी का मतलब है पूरी कंट्री के लेवल पर जब हम इन इकोनॉमिक इश्यूज, इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं, उसे बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आ गया, इकोनॉमिक्स की ये वो ब्रांच है जिसके अंदर हम इकोनॉमिक इश्यूज को पढ़ते हैं कि हमारे रिसोर्सेज स्केर्स हैं, हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, तो हमें डिसीजन लेना पड़ता है हम रिसोर्सेज को कैसे स्पेंड करें। जब इन इकोनॉमिक इश्यूज को हम इकोनॉमी एज अ होल यानी कि पूरी की पूरी कंट्री के लेवल पर पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट को बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखो ये जो मैक्रो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड क्या है, मैक्रोज है। इस मैक्रोज का मतलब होता है लार्ज, लार्ज मतलब हम यहाँ पर बात करते हैं इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि पूरी की पूरी कंट्री के लेवल पर हम यहाँ पर बात करते हैं। तो क्लियर हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब देखो बात करते हैं एमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म कैसे हुआ। ये इकोनॉमिक्स की जो ब्रांच है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये कैसे उभर के आई, कैसे ब्रांच बनी। तो इसके लिए याद रखना जॉन मेनार्ड कीन्स, इन्हें आप कीन्स के नाम से जानोगे आगे। जॉन मेनार्ड कीन्स ने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जॉन मेनार्ड कीन्स ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। कब लिखी थी, ईयर 1936 के अंदर। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो इससे मैं कनेक्ट करती हूँ एक चीज, यूरोप के अंदर और नॉर्थ अमेरिका के अंदर डिप्रेशन आया था। डिप्रेशन मतलब जब इकोनॉमी एकदम डाउन जाती है, जब लोगों के पास में पैसा नहीं है, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, कंट्री के अंदर प्रोडक्शन नहीं हो रहा, आउटपुट एकदम डिक्रीज हो रहा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है,
उसे बोला जाता है डिप्रेशन। और ये डिप्रेशन इतना तगड़ा आया था कि इस डिप्रेशन का नाम पड़ा था द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। ये डिप्रेशन कब आया था? जॉन मेनार्ड कीन्स ने जो बुक लिखी थी उसके 7 साल पहले 1929 के अंदर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में। और इस डिप्रेशन का असर दुनिया के दूसरे देशों पर भी देखने को मिला था। इस डिप्रेशन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ था, बेरोजगारी इंक्रीज हुई थी। जो बेरोजगारी 3% थी वो इंक्रीज होकर 25% हो गई और आउटपुट बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया था, प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया था। यूएसए के अंदर प्रोडक्शन 33% से डिक्रीज हुआ था। और उस टाइम पर इस ग्रेट डिप्रेशन को सॉल्व करने के लिए 6-7 साल बाद में जो हमारे कीन्स ने किताब लिखी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और इसी के साथ में मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म होता है। तो 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में। 1936 के अंदर कीन्स ने बुक लिखी थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। एंड इस बुक ने कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करी थी इस ग्रेट डिप्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। देखो ये बुक बताती है कि कंट्री का जो एक सेक्टर है वो दूसरे सेक्टर पे डिपेंडेंट होता है, इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंस होती है। फॉर एग्जांपल मैं समझाती हूँ। देखो एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर और एक होता है प्रोड्यूसर सेक्टर। देखो हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब क्या है? आप में हम सब लोग किस में आते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर में आते हैं, जो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करते हैं, जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। हम लोग प्रोड्यूसर सेक्टर से, प्रोड्यूसर सेक्टर कौन है? जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, हम इनसे गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज क्या करता है? परचेज करता है। और बदले में हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या करता है? पेमेंट करता है। क्या करता है? पेमेंट करता है। तो दोनों सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सेम वैसे ही मैं कहती हूँ प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक होता है लैंड की रिक्वायरमेंट होगी प्रोडक्शन करने के लिए, एक प्रोडक्शन करने के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, एक प्रोडक्शन करने के लिए कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, और एक प्रोडक्शन करने के लिए जरूरत होती है एंटरप्रेन्योर की, जो अपना दिमाग लगाता है बिजनेस के अंदर। तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स और सर्विसेज खरीदता है और बदले में पेमेंट करता है। प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोडक्शन करने के लिए 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। और ये चारों के चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर सेक्टर के पास में कहां से आते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर से आते हैं। वो हाउस होल्ड सेक्टर से लैंड खरीदता है या फिर रेंट पर लेता है। हाउस होल्ड सेक्टर से ही कुछ बंदे ऐसे हैं जो यहाँ पर एज अ लेबर काम कर रहे हैं। यहीं पर कुछ पैसे वाले लोग ऐसे हैं जो बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स। और बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर इन लोगों को, हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट करता है। लैंड के बदले में क्या देगा? रेंट देगा। लेबर को क्या देगा? सैलरी या वेजेस। कैपिटल पर क्या देगा? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या देगा? उसके हिस्से का प्रॉफिट। तो दोनों सेक्टर्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो कहीं ना कहीं ये बुक यही सारी चीजें दर्शाती है। और इसी बुक से जन्म हुआ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है? तो यहाँ पे बहुत सारे आपके एमसीक्यूज बन गए कि कीन्स ने कौन सी किताब लिखी थी, कब लिखी थी। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन और, कीन्स ने एक बुक और लिखी थी जिसका नाम है द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पीस। ये बुक उन्होंने लिखी थी 1919 के अंदर। द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पीस कब लिखी थी? 1919 में। पुरानी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम किस तरह के इश्यूज को डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल इश्यूज मतलब किस तरह के मुद्दों को डिस्कस करते हैं। कंट्री के अंदर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना है, कंट्री के अंदर कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितने लोग रोजगार हैं, हमारा ओवरऑल आउटपुट कितना है, हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, पूरी की पूरी कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, हमारा जीडीपी कितना है। मतलब हम प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन को डिस्कस करते हैं। इन्फ्लेशन मतलब जब चीजों की प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगती है, कंट्री में महंगाई आती है, उसे इन्फ्लेशन बोला जाता है। इन्फ्लेशन को हम पढ़ते हैं। हम डिप्रेशन की प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, जो अभी हम लोगों ने पीछे देखा, ग्रेट डिप्रेशन। तो डिप्रेशन मतलब जब इकोनॉमी एकदम डाउन जाती है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। इन सारे मुद्दों को, इन सारे इकोनॉमिक इश्यूज को हम कहां पर पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, डिसीजन लेने का काम इंडिविजुअल्स का नहीं होता। आप अकेले डिसीजन नहीं लोगे, मैं डिसीजन नहीं लूंगी। यहाँ पर डिसीजन कौन लेती है? सरकार लेती है, गवर्नमेंट लेती है। गवर्नमेंट सारे डिसीजंस लेती है, गवर्नमेंट टैक्सेस में चेंज करती है, अपने खर्चे में चेंज लेकर आती है। यहाँ पर हमारे जो बैंकिंग सिस्टम का पापा है, सारे के सारे बैंक्स का पापा आरबीआई, वो सारे डिसीजंस लेता है। और पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट को संभालने का काम किसका है? सेबी का है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ
इंडिया। तो यहाँ पर डिसीजन मेकर्स आप मैं और इंडिविजुअल्स नहीं है, यहाँ पर डिसीजन मेकर्स हमारी सरकार है, हमारा आरबीआई है, हमारा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर सारे डिसीजंस लेते हैं। अच्छा, अब देखो एक एमसीक्यू और बनता है आपके एनसीईआरटी से, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर किसे बोला जाता है? तो एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोला जाता है। एडम स्मिथ ने भी एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये किताब इन्होंने लिखी थी 1776 के अंदर, बहुत पुरानी बात है। तो हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। कब लिखी थी ये बुक इन्होंने? 1776 के अंदर। ये कुछ छोटी छोटी सी बातें आपकी एनसीईआरटी में गिवन है जो आपको एमसीक्यूज में हेल्प करेंगी। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों में क्या डिफरेंस होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी है? जो आपने क्लास 11th में पढ़ी थी। मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी है? जो अब हम क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं। तो देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, अ हाउसहोल्ड, अ फर्म और एन इंडस्ट्री। जब भी हम किसी इकोनॉमिक इशू को पढ़ते हैं, किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है, कमी है, हमें चूज करना पड़ेगा हम रिसोर्सेज को कहाँ स्पेंड करें। तो जब भी हम किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ते हैं, चाहे हम एक इंडिविजुअल के लेवल पर पढ़े, चाहे एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लेवल पर पढ़े, हाउस होल्ड मतलब परिवार के लेवल पर पढ़े, चाहे हम एक फर्म की बात करें, एक प्रोड्यूसर की बात करें, चाहे हम एक एरिया के अंदर जो कुछ ग्रुप ऑफ फर्म्स है, कुछ ग्रुप ऑफ फर्म्स की बात करें, तो उसे बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट जब भी हम इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को, कि स्केर्सिटी है, हमें चूज करना पड़ेगा, इन सब चीजों को जब हम पूरी कंट्री के लेवल पर पढ़ते हैं तो उसे बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है? इंडिविजुअल के लेवल पर पढ़ रहे हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लेवल पर पढ़ रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। पूरी कंट्री के लेवल पर, इकोनॉमी एज अ होल यानी कि कंट्री एज अ होल, मतलब वो क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अब देखो सेंट्रल इशू, मेन मुद्दा क्या है यहाँ पर? मेन मुद्दा है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि बंदा अपने रिसोर्सेज को कहाँ खर्च करे, इंडिविजुअल कंज्यूमर अपने पैसे को कहाँ खर्च करे कि उसे क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर अपने पैसे को कहाँ खर्च करे, अपने रिसोर्सेज को कहाँ खर्च करे, कौन से गुड्स और सर्विसेज बनाए कि उसे क्या मिले? मैक्सिमम प्रॉफिट। और इंडिविजुअल जो सोसाइटी है वो अपने सोशल वेलफेयर के बारे में सोचती है। तो यहाँ पर मेन मुद्दा है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन का मतलब होता है स्पेंड, कहाँ रिसोर्सेज स्पेंड करें। यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है कि कंट्री के अंदर ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट कितना होगा, कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन होगा। ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब है कंट्री के अंदर कितना जीडीपी होगा, कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट का क्या लेवल है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है। ये मेन मुद्दे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। वेरिएबल्स की बात करें, यहाँ पर इकोनॉमिक वेरिएबल्स कौन से हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड कितनी है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर कितनी सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात करते हैं। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड कितनी है, कंट्री के अंदर जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो कितनी डिमांड कर रहे हैं, टोटल डिमांड कितनी है। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, कंट्री के अंदर टोटल डिमांड कितनी है, कंट्री के अंदर टोटल सप्लाई कितनी है, एग्रीगेट सप्लाई कितनी है। तो यहाँ पर हम टोटल की बात करते हैं। अच्छा देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं कि कंट्री के अंदर टोटल आउटपुट कितना है, कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है, हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं वो जितना भी पैसा कमा रहे हैं उस सबको प्लस कर दो, वो क्या है? हमारी टोटल इनकम है, नेशनल इनकम है। कंट्री के अंदर टोटल डिमांड कितनी है, टोटल सप्लाई कितनी है, हम लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टोटल। ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, एग्रीगेशन का मतलब है टोटल, टोटल किसमें ज्यादा होता है? यहाँ पर टोटल कम होता है, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है। हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की बात कर सकते हैं कि भाई इस एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी फर्म्स हैं उन सब फर्म्स के आउटपुट को हम लोगों ने प्लस कर दिया। हम पूरी कंट्री की यहाँ पर बात नहीं करते, यहाँ पर भी एग्रीगेशन होता है, टोटल करा जाता है, बट कुछ ग्रुप ऑफ फर्म्स का टोटल कर दिया, कुछ ग्रुप ऑफ हाउस होल्ड्स, कुछ परिवारों की टोटल डिमांड हम लोगों ने ले ली कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जैसे इस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनकी टोटल डिमांड की हम लोगों ने बात कर ली। तो यहाँ पर भी टोटल होता है बट लिमिटेड टोटल है, पूरी कंट्री का टोटल नहीं होता। यहाँ पर ज्यादा डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है क्योंकि यहाँ पर हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं कि पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी कंट्री में कंज्यूमर्स हैं उन सबकी टोटल डिमांड क्या है, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन सबकी टोटल सप्लाई क्या है, टोटल आउटपुट कितना है। तो यहाँ पर लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है, कम टोटल है, यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है।
आगे बात आती है इकोनॉमिक एजेंट्स। इकोनॉमिक एजेंट्स मतलब डिसीजन मेकर्स। कौन? डिसीजन मेकर्स। जो मैंने पीछे भी आपको बताया था कि यहाँ पर सारे के सारे डिसीजंस कौन लेते हैं, तो यहाँ पर सारे के सारे डिसीजंस कौन लेते हैं? इंडिविजुअल्स लेते हैं। इंडिविजुअल कंज्यूमर खुद डिसाइड करेगा कि वो अपने 1000 रुपए को कहाँ पर स्पेंड करे। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म खुद डिसाइड करेगी कि वो कौन सी गुड्स और सर्विसेज बनाए कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर जितने भी डिसीजंस है वो लेने का काम किसका होता है? इंडिविजुअल्स का होता है। और इनका मेन मकसद होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ पर्सनल गेन्स। ये अपने खुद के गेन्स को मैक्सिमाइज करने के बारे में सोचते हैं। इंडिविजुअल कंज्यूमर चाहता है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर चाहता है उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, इंडिविजुअल सोसाइटी चाहती है कि सोसाइटी का सोशल वेलफेयर हो, पर्टिकुलर कम्युनिटी का वेलफेयर हो। तो यहाँ पर इंडिविजुअल सारे के सारे डिसीजंस लेते हैं। मेन मकसद क्या है? पर्सनल गेन, खुद का फायदा। यहाँ पर जितने भी डिसीजंस लेने का काम है वो किसका है? इंस्टीट्यूशंस का है। फॉर एग्जाम्पल सरकार सारे डिसीजंस लेती है। हमारे पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को संभालने का काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइक पापा ऑफ ऑल द बैंक्स। या फिर पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट को संभालने का काम किसका है? सेबी का है, सरकार है। ये सारे के सारे हमारे इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं। इनका मेन मकसद यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या फिर पर्सनल गेन्स नहीं है। इनका मेन मकसद है सोशल वेलफेयर, कि पूरी कंट्री का भला होना चाहिए, पूरी सोसाइटी का वेलफेयर होना चाहिए। ये गरीबों के बारे में सोचते हैं, हमारी सोसाइटी का जो वीकर सेक्शन है, वीकर कम्युनिटी है, उनके बारे में सोचते हैं। मेथड ऑफ स्टडी पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। यहाँ पर जो मेथड ऑफ स्टडी है उसे पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहते हैं। पार्शियल मतलब थोड़ा बहुत, और यहाँ पर जो स्टडी है उसे बोला जाता है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। देखो यहाँ पर अगर हम इक्विलिब्रियम देखें, देखो बेसिकली समझ लो, ये आगे आएगा, मैं अभी ऐसे ही बता रही हूँ। इक्विलिब्रियम क्या होता है? ये होती है डिमांड, ये होती है सप्लाई। जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होती है उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर तो हम पूरी कंट्री के लेवल पर इक्विलिब्रियम निकालते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। यहाँ पर हम क्या करेंगे? मान लो हमने एक ग्रुप की बात कर ली, कुछ ग्रुप ऑफ फर्म्स की बात कर ली, कुछ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स की बात कर ली, थोड़े से लोगों का हम इक्विलिब्रियम निकालते हैं, थोड़ी सी नंबर ऑफ फर्म्स का इक्विलिब्रियम निकालते हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ फर्म्स है, 10 फर्म्स है, 10 प्रोड्यूसर्स है, इनका हम लोगों ने इकट्ठा देख लिया कि इनकी इकट्ठी डिमांड कितनी है इतने इनके प्रोडक्ट की, और इनकी टोटल सप्लाई कितनी है, और इनका हमने इक्विलिब्रियम निकाल लिया। तो यहाँ पर हम पूरी इकोनॉमी की बात नहीं करते, इसलिए इसे बोला जाता है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। फिर लास्ट है अजम्पशन। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि मैक्रो से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट हैं। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल की डिमांड पढ़ते हैं, इंडिविजुअल की प्रोड्यूसर की सप्लाई पढ़ते हैं, तब हम ये मान के चलते हैं कि जो टोटल डिमांड है कंट्री की, जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, जो कंट्री की टोटल सप्लाई है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो जब ये पढ़ेंगे तब इसकी सारी चीजें कांस्टेंट मानेंगे। जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तब ये मान के चलते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की सप्लाई, वो सारी की सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट है। तो ये पढ़ेंगे तब इसकी सारी चीजें कांस्टेंट है, ये पढ़ेंगे तब ये मान के चलेंगे कि माइक्रो की सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर हो गया दोनों में डिफरेंस? आगे बात आती है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या होता है? देखो, अगर कोई चीज माइक्रो लेवल पर, छोटे से लेवल पर लॉजिकल है, सही है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चीज मैक्रो लेवल पर भी हमारी लॉजिकल हो, मैक्रो लेवल पर भी सही हो। व्हाट इज लॉजिकल एट माइक्रो लेवल? अगर कोई चीज माइक्रो लेवल पर लॉजिकल है, एकदम सही है, तो जरूरी नहीं है कि वो चीज मैक्रो लेवल पर यानी कि पूरी की पूरी कंट्री के लेवल पर भी सही हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ, अगर एक इंडिविजुअल बंदा सेविंग करता है, अगर आप सेविंग करते हो या मैं सेविंग करती हूँ, तो हम इंडिविजुअल्स के लिए इट इज गुड, हम इंडिविजुअल्स के लिए अच्छा है। अगर हम सेव करेंगे तो बाद में उस पैसे को इकट्ठा करके हम घर खरीद सकते हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमारी प्रॉस्पेरिटी होगी, हमारी ग्रोथ होगी। तो इंडिविजुअल लेवल पर सेविंग्स आर गुड। ये क्वेश्चन बनता है, इसे ध्यान से समझना। इंडिविजुअल लेवल पर सेविंग्स आर गुड, बट मान लो अगर पूरी की पूरी कंट्री सेव ज्यादा करने लग जाए, पूरी की पूरी इकोनॉमी सेविंग्स कर रही है, तो सब लोग सेविंग करेंगे तो लोग डिमांड ही नहीं करेंगे। लोग डिमांड नहीं करेंगे तो जो प्रोड्यूसर ने इतनी सारी चीजें बनाई है वो सारी चीजें खराब होंगी, इकोनॉमी एकदम डाउन जाएगी। प्रोड्यूसर देखेगा यार कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है, सब लोग सेव कर रहे हैं पैसा, तो प्रोड्यूसर भी प्रोडक्शन नहीं करेगा। प्रोडक्शन
नहीं करेगा तो प्रोड्यूसर को बंदों की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन तो लेबर करती है। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, सारी की सारी लेबर्स को हटा देगा, सारी की सारी लेबर्स को हटा देगा, कंट्री के अंदर बेरोजगारी आएगी और कंट्री डाउन जाएगी। तो यही माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स है कि अगर कोई चीज माइक्रो लेवल पर लॉजिकल है तो जरूरी नहीं है कि वो चीज मैक्रो लेवल पर भी लॉजिकल हो। फॉर एग्जाम्पल एट एन इंडिविजुअल लेवल सेविंग्स क्या है, वर्चू है, सेविंग्स अच्छी होती है, ये इंडिविजुअल लेवल की प्रोस्पेरिटी को इंक्रीज करती है, उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। बट अगर कंट्री के अंदर सारे के सारे लोग ज्यादा सेव करने लग जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कंट्री के अंदर डिमांड डिक्रीज होगी। एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट लेवल विल फॉल। और जब कंट्री के अंदर डिमांड कम होगी तो डिमांड कम है, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो प्रोड्यूसर बहुत सारे लोगों को हटा देगा, फायर करेगा, कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आएगी और हमारी जो कंट्री है वो पॉवर्टी, गरीबी के अंदर जाएगी और डिप्रेशन के अंदर जाएगी। तो वही है, दिस इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। आगे बात आती है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखो स्कोप याद करना बहुत आसान है। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें क्या पढ़ना है। तो अगर स्कोप याद नहीं होता ना तो इस बुक का अच्छे से इंडेक्स देख लो, इंडेक्स याद कर लो, आपको स्कोप याद हो जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम नेशनल इनकम निकालना सीखेंगे, रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपकी बुक का है चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या देखते हैं कि नेशनल इनकम कैसे एस्टिमेट करी जाती है। एस्टिमेट मतलब कैलकुलेट। आप आगे देखोगे कि नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड्स हैं, तो यहाँ पर हम नेशनल इनकम निकालना सीखते हैं। नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ अदर एग्रीगेट्स भी है, मतलब अदर चीजें भी हैं। फॉर एग्जांपल जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी होता क्या है, मैं ऐसे ही पढ़ देती हूँ। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इस तरह के एग्रीगेट्स आप इस बुक के अंदर पढ़ोगे, यही क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है। तो याद हो गया, पहली चीज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं और उससे रिलेटेड कुछ एग्रीगेट्स। सेकंड, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर हम एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी को डिस्कस करेंगे जो आपका चैप्टर नंबर 7, 8, 9 है कि कंट्री के अंदर कितना एम्प्लॉयमेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी को पढ़ते हैं। हम देखते हैं अगर कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, तो उसके पीछे क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या कारण है, और हम देखते हैं कि यार इस अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या रेमेडीज हैं जिससे हम बेरोजगारी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और यहीं पर हम कीन्स की थ्योरी भी पढ़ते हैं, जॉन मेनार्ड कीन्स की जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड थ्योरी है वो भी हम इसी के अंदर पढ़ते हैं। थर्ड आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम मनी के बारे में पढ़ते हैं जो है आपका चैप्टर नंबर 5 और 6, मनी एंड बैंकिंग। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही हम पढ़ते हैं कि किस तरह से कमर्शियल बैंक्स पैसा क्रिएट करते हैं, हमारे सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई का क्या रोल है कंट्री के अंदर मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने में, आरबीआई कब मनी की सप्लाई को ज्यादा करता है, कब मनी की सप्लाई को कम करता है, तो मनी के बारे में भी हम इसी बुक के अंदर पढ़ेंगे। फिर आता है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल कि प्राइस कैसे डिसाइड होती है। देखो प्राइस कैसे डिसाइड होती है, ये क्या है, सप्लाई है, कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं वो इतनी सप्लाई कर रहे हैं। ये क्या है, डिमांड है। जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होती है उस लेवल पर प्राइस डिसाइड हो जाती है कि यार ये जनरल प्राइस है। तो ये सारी चीजें भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं। इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं। इन्फ्लेशन मतलब जब चीजों की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, महंगाई आती है तो उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। वहीं जब चीजों की प्राइसेस गिरती जाती है, डाउन जाती है, मार्केट डाउन है, उसे डिफ्लेशन बोला जाता है। ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। गवर्नमेंट के रोल के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर आ गया गवर्नमेंट बजट, चैप्टर नंबर 10। तो यहाँ पर हम गवर्नमेंट के रोल के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट के रेवेन्यू यानी कि गवर्नमेंट की इनकम के बारे में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ते हैं। तो कुल मिला के आपको पूरा इंडेक्स यहाँ पर याद करना है। यहाँ पर हम एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ते हैं। एक्सचेंज रेट मतलब क्या है, ये है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये रहा आपका चैप्टर नंबर 11, फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि हम कितने इंडियन रुपीस दें, कि हम कितने इंडियन रुपीस दें कि हमारे पास में एक यूएस डॉलर आए। देखो आज की डेट में अगर मुझे एक यूएस डॉलर चाहिए तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, आई गेस कुछ 80, 81, 82 इतने रुपीस देने पड़ेंगे। ये एक्सचेंज रेट है कि हम हमारी कितनी करेंसी दें कि हमारे पास में दूसरे देश की करेंसी आए। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 12, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है, देखो ये
हमारी कंट्री है इंडिया, हम लोग दूसरी कंट्री को बहुत सारी चीजें क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा आता है, और दूसरी कंट्री से बहुत सारी चीजें हम इंपोर्ट भी करते हैं, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो पैसा जाता है। तो इसी पूरे के पूरे स्टेटमेंट को बोला जाता है बीओपी। एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम हमारी कंट्री के ट्रांजैक्शंस की, हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना यूएस डॉलर आ रहा है, कितना यूएस डॉलर जा रहा है, ये सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं। ये भी किसके अंदर आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो बस इंडेक्स याद कर लेना। और लास्ट टॉपिक आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स की सिग्निफिकेंस। देखो, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है। पहली बात है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। देखो, अगर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ ली तो आपको इकोनॉमी के बारे में पता चल जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमें नेशनल इनकम के बारे में पता चलता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से पता चलता है हमें कि कंट्री के अंदर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या कारण हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को कैसे कैसे सॉल्व करा जा सकता है, उसके लिए हमारे पास में क्या क्या रेमेडीज हैं, गवर्नमेंट के बजट के बारे में पता चलता है। तो कुल मिला के अगर हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ ली तो इससे हमें हमारी इकोनॉमी के बारे में पता चल जाएगा। ये हमें हमारी इकोनॉमी को अच्छे से डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है। Second is roadmap of growth and development. Programs and policies of economic growth are drawn on the basis of study of macroeconomics. देखो, हमारी सरकार हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जितनी भी पॉलिसीज बनाती है, जितने भी प्रोग्राम्स बनाती है, आरबीआई से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो गई, ये सारे के सारे प्रोग्राम्स पॉलिसीज जो हमारी सरकार बना रही है वो ऐसे लप्पों में थोड़ी ना बनाती है, तुक्कों में थोड़ी ना बनाती है। उसके लिए पहले उनको इकोनॉमिक्स की जरूरत है, उसके लिए पहले वो पूरी की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, वो गवर्नमेंट का बजट देखते हैं, वो कंट्री के अंदर मनी की सप्लाई देखते हैं, नेशनल इनकम देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल देखते हैं। इन सब चीजों को देखकर ही सरकार अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाती है जो हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। फिर थर्ड आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। भाई, स्टेबिलिटी का मतलब है उतार चढ़ाव ना हो, इकोनॉमी एकदम स्मूथली चले, एकदम स्टेबल रहे, इकोनॉमी एकदम स्मूथली चल रही है मक्खन तरीके से। ऐसा नहीं कि कभी प्राइसेस इंक्रीज हो गई, कभी प्राइसेस डिक्रीज हो गई। तो अगर हम चाहते हैं हमारी कंट्री एकदम स्टेबल होके चले, एकदम स्मूथली चले, तो उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की नॉलेज होना जरूरी है। हमारे जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, ये सारे कौन होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, इनको इकोनॉमिक्स की नॉलेज होती है। तो स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ी है तो कहीं ना कहीं ये लोग कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी बना के चलते हैं, कंट्री स्मूथली चलती है। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक जो भी पॉलिसीज बनाता है, हमारा आरबीआई जो पॉलिसीज बनाता है, उन्हें बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसीज। हमारी सरकार जो पॉलिसीज बनाती है उन पॉलिसीज को बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी। याद रखना, सेंट्रल बैंक आरबीआई जो पॉलिसीज बनाता है उन्हें कहते हैं हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी, पैसे से रिलेटेड पॉलिसी, और हमारी सरकार जो पॉलिसीज बनाती है उन्हें बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी। ये सारी की सारी पॉलिसीज कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी बनाने का काम करती हैं। इनका पता भी किससे चलता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस, बैलेंस ऑफ पेमेंट का पता भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से चलता है कि हम लोग कितने ट्रांजेक्शंस दूसरी कंट्रीज के साथ में कर रहे हैं, हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना यूएस डॉलर आ रहा है, कितना यूएस डॉलर जा रहा है। इन सारी चीजों का पता भी हमें किससे चलता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स ही हमें बताता है कि कंट्री के अंदर कितनी पॉवर्टी है, कितनी गरीबी है, कितना पॉल्यूशन है। पॉवर्टी, गरीबी या फिर पॉल्यूशन के पीछे क्या क्या कॉजेस हैं, इन प्रॉब्लम्स को कैसे कम करा जा सकता है, इनके लिए क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या क्या रेमेडीज हैं, सब चीजों का पता हमें किससे चलता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। और लास्ट है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बीओपी etc. is useful in the formulation of policies for the growth and development of the country. देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमें पता चलता है कंट्री के अंदर एग्रीगेट डिमांड कितनी है, जितने भी लोग हैं वो कितनी डिमांड कर रहे हैं, जितने भी प्रोड्यूसर हैं वो कितनी सप्लाई कर रहे हैं, कंट्री के अंदर कितना लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्या हालचाल है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है। इन सब चीजों का पता हमें किससे चलता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। और इन्हीं के बेसिस पर कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज बनाई जाती हैं। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में आपका चैप्टर ओवर होता है। एक कंक्लूजन है, नॉलेज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एक्सट्रीमली एसेंशियल इन अंडरस्टैंडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी एंड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। वही लिखा है, अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की नॉलेज है तो आप कंट्री की ग्रोथ, कंट्री के डेवलपमेंट, कंट्री की प्रोस्पेरिटी के लिए पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बना सकते हो।
अब देखो 5 होमवर्क क्वेश्चंस दे रही हूँ, मेक श्योर आप इन क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करो। फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट इज द सेंट्रल इशू ऑफ डैश, आपको बताना है। सेव मोर इज ऑलवेज अ वर्चू, ट्रू है या फॉल्स है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अ माइक्रो इकोनॉमिक एजेंट या फिर मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट। डैश रेफर्स टू इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट, अगर एक मार्केट में इक्विलिब्रियम हो रहा है तो वो पार्शियल इक्विलिब्रियम है या जनरल इक्विलिब्रियम है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन रीजन का। असर्शन कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व लेसर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन देन द मैक्रो इकोनॉमिक्स, और रीजन कहता है एग्रीगेट डिमांड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आइडेंटिकल विद द मार्केट डिमांड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको मुझे बताना है दोनों असर्शन और रीजन करेक्ट हैं, और जो हमारा रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या। दोनों असर्शन और रीजन करेक्ट है, बट हमारा रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है, या फिर असर्शन गलत है, रीजन ट्रू है, विच वन इज करेक्ट। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मुझे कमेंट्स में करने हैं। तो आज हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तब तक यहाँ तक का पढ़ के रखना, नोट्स प्रिपेयर करके रखना। नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल NY क्लासेस बाय नेहा जांगड़ पर अपलोड कर दूंगी, तो वहां से प्लीज कलेक्ट कर लेना। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, मजे करते रहो। बाय बाय।